तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी सभी बातों को जानेंगे और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कैसे होता है, प्रकाश की चाल कैसे कन्वर्ट होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का लक्ष्य 2025 में कुछ अच्छा कर जाए। ठीक है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कम से कम 90 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, और आज हम लोग इस पूरे वीडियो में आपका प्रकाश का अपवर्तन पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे और जब अगली वाली वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आने वाली है। वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है और एक एक टॉपिक इसमें डिस्कस किया जाएगा अपवर्तन से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, और कक्षा 12वीं वालों के लिए भी वीडियो लेकर आते रहते हैं और 11वीं वालों के लिए तो लेकर आ ही रहे हैं और 10 का तो आप अभी पढ़ ही रहे हो। तो आप यूपी बोर्ड का जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, यानी 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, सभी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल से एकदम जुड़े रहने के लिए, पूरा अपडेट जानने के लिए आपको जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर देना है। ठीक है, और आप हमसे तुरंत जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करते हैं, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है आपका, ये है पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल किसे कहते हैं, एक ऐसा तल जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, तो ये हो गया पृथक्कारी तल। ऊपर मान लिए एक माध्यम है वायु और नीचे मान लिए एक माध्यम है जल। तो जब प्रकाश, अब ये खींच दिए हम अभिलंब। अभिलंब का मतलब एक सीधी रेखा जो कि आपका पृथक्कारी तल पर खींची जाती है। तो जब प्रकाश की किरण आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एक माध्यम से कहाँ प्रवेश कर जाए, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इसी विचलन की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, यहाँ मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये क्या करेगी, पृथक्कारी तल से यहाँ पे टकराएगी। टकराने के पश्चात अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात ये क्या करेगी, इस तरीके से अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब ध्यान दीजिए, इसको जाना तो था ऐसे सीधे, इसको सीधे ऐसे निकल जाना था, लेकिन ये क्या की, अभिलंब की तरफ झुक गई, मतलब अपने मार्ग में परिवर्तन इसने कर लिया। तो इसी परिवर्तन की घटना को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, अपवर्तन जब होता है तो इसमें दो माध्यम होते हैं, एक को आप बोलते हो सघन माध्यम, एक को बोलते हो विरल माध्यम। ठीक है, ये है आपका, मान लेते हैं विरल माध्यम। अब विरल माध्यम किसे कहोगे, सघन माध्यम किसे कहोगे, इसे भी समझ लीजिए। और ये है आपका सघन माध्यम। ठीक है, ये आपका कौन सा माध्यम है, ये माध्यम है आपका सघन माध्यम। अब विरल माध्यम किसे कहते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसमें आपका जो माध्यम का कण है वो काफी दूर दूर होता है और प्रकाश उसमें आसानी से गमन कर सकता है, तो उसे बोलते हैं आप विरल माध्यम। यानी देखिए, वायु जो है, वायु में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, बहुत आसानी से गमन कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि वायु के जो कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। लेकिन जल वायु की अपेक्षा क्या होता है, जल के कण काफी पास पास होते हैं और आपका प्रकाश को ट्रेवल करने में काफी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये सघन है और ये है आपका विरल। जैसे आप गांव देहात में सुनते होंगे विरल, विरल का मतलब बीणर। बीणर जैसे बोलते हैं कि जब आपका बरसात के समय में धान लगाया जाता है तो कहते हैं बहुत बीणर लग गया है, तो बीणर का मतलब काफी दूर दूर। और यहाँ पे बोलते हैं बहुत गज्जिन लग गया है, तो गज्जिन का मतलब क्या होता है, सघन होता है।
यानी कण जो होते हैं सघन में बहुत पास पास होते हैं और प्रकाश बहुत ही आसानी से उसमें नहीं चल पाता। लेकिन विरल में आपका जो माध्यम के कण होते हैं काफी दूर दूर होते हैं और प्रकाश की किरण इसमें आसानी से गमन कर सकता है। ठीक है। और एक बात और, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती हैं, कहाँ जाती हैं? विरल से सघन में जाती हैं, तो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जाएगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो ये होगा आपका अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगी। ठीक है। और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती, मतलब उल्टा हो जाता है, सघन से कहाँ जाए? विरल में जाए, तो आपका प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या था, सघन माध्यम क्या था, विरल माध्यम क्या था, प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में आती है तो क्या होता है, सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए आगे है आपका अपवर्तन का नियम। यानी जब आपने अपवर्तन पढ़ लिया, जैसे आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में आपने 2 नियम पढ़ा था, तो यहाँ पर भी आपका अपवर्तन में 2 नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? देखिए बहुत सरल सरल नियम है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाने वाले हैं। पहला है आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ ताल लिख दिया है, यहाँ तल में होते हैं। यानी आपका जो आपतित किरण होता है, अपवर्तित किरण होता है और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा कह रहा है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, जिसे आप बोलते हो साइन, तथा अपवर्तन कोण आ की ज्या, जिसे आप साइन बोलते हो, का अनुपात नियतांक होता है। यानी आपका जो साइन आई बटा साइन आर होगा, इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? एक नियतांक होगा। इसे हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। इस नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यन से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो दूसरा वाला आपका नियम है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या बोल देंगे हम लोग? स्नेल का नियम। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अब इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है। इसको हम लोग यहाँ पे चित्र से समझ लेंगे। देखिए ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ये वाली किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोल देंगे? आपतित किरण। और ये वाली जो प्रकाश की किरण आप यहाँ से देख रहे हो जा रही है, तो इसे बोलते हैं आप अपवर्तित किरण। इसे क्या बोलते हो? अपवर्तित किरण बोलते हैं। और ये वाली जो सीधी रेखा खींची जा रही है, इसे बोलते हो आप अभिलंब। इसे आप क्या बोल दोगे? अभिलंब बोल दोगे। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच या ये जो कोण बनता है, इसे बोलते हो आप कोण आई, और इसे बोलते हो आप आपतन कोण। यानी जो कोण आई है, इसे आप क्या बोल दोगे? आपतन कोण बोल दोगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपवर्तित किरण है और ये है अभिलंब। तो आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, इसे आप बोलते हो अपवर्तन कोण। ये होता है कोण आर। ठीक है। तो वही कह रहा था कि आपका किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपका आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का जो अनुपात होता है, वो एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है। ये था आपका जो दूसरा नियम था, वो स्नेल का नियम था। और आपने पहला नियम पढ़ा कि आपका आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ये तीनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया और दूसरा नियम समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक है। यानी पहला नियम क्या था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या था? किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे आप साइन आई बोलते हो, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे आप साइन आर बोलते हो, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे आप यन से प्रदर्शित करते हो। और ये जो दूसरा वाला नियम है, इसे आप बोलते हो स्नेल का नियम। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपका, इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी ये जो आपका नियतांक यन था, इसे बोलते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1n2 बराबर n2 बटा n1। अब ये है क्या? जैसे देखिए यहाँ पर हम एक चित्र फिर से बना लेते हैं। ये हो गया आपका आपतित किरण, ऐसे हो गया आपका अपवर्तित किरण, ये अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम में चल रही, मान लेते हैं ये वायु है,
और ये है आपका जल। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलेगी तो उस माध्यम का कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक हम n1 मान लिए, उसके बाद जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा, तो उसका अपवर्तनांक मान लिए n2। और ये जो n1 n2 है ये वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि पहले माध्यम के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, यानी 1n2 बताइए, तो आप क्या कहोगे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी बटा n1, या आप कहोगे 1n2 बराबर आप कर लीजिए साइन आई बटा साइन आर। आप ये कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यदि निकालना हो तो अगर अपवर्तनांक दिया है दोनों माध्यमों का तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और यदि कोण दिया है आपतन कोण या अपवर्तन कोण तो आपतन कोण जिसे आप साइन आई बोलते हो बटा अपवर्तन कोण साइन आर कर दोगे तो निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये आपका पेपर में अक्सर पूछता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? देखिए यहाँ पे होता है क्या कि यदि प्रथम माध्यम निर्वात अथवा वायु है, प्रथम माध्यम क्या हो आपका निर्वात अथवा वायु है, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या किया जाता है? निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और यही माध्यम क्या क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि सरल शब्दों में बताएं तो निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब इसे चित्र से समझ लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं पृथक्कारी तल हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई अभिलंब की तरफ झुक गई, और ये आपका क्या है? ये पहला माध्यम है जिसे आप वायु मानते हो अथवा निर्वात मानते हो। निर्वात किसे कहते हैं? एक ऐसा माध्यम जिसमें वायु की उपस्थिति न हो, मतलब जहां पर वायु ही न हो, वो क्या कहलाता है? आपका निर्वात कहलाता है। जैसे यदि हम अपने वायुमंडल से ऊपर जब जाते हैं तो हमारा निर्वात शुरू हो जाता है, मतलब वहां पर वायु का कोई भी घेरा या वायु ही उपस्थित नहीं रहता, तो अंतरिक्ष क्या है? आपका निर्वात है। तो ये वायु अथवा निर्वात है। और दूसरा मान लेते हैं ये कांच है। ठीक है, अब ये क्या है? आपका कांच है। तो कह रहा है कि वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पे हमने कांच लिया है तो हम ऐसे कहेंगे वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक आएगा वो आएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे है आपका अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है इसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो फार्मूला दिया है वो आपका सवाल के रूप में आपका पूछा जा सकता है, और उसी से सवाल बना के देगा और आपको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी फार्मूले को क्या करेंगे? जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी समझिए किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है n, सबसे पहले क्या करेंगे? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल जिसे आप c से प्रकट करते हो, और निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल जिसे आप v से प्रदर्शित करते हो, तो इसका फार्मूला क्या बनकर आया? n बराबर c बटा v, जहां c निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल है और v जो है आपका वो माध्यम में प्रकाश की चाल है, और n क्या है? आपका अपवर्तनांक है। तो प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक से क्या संबंध हुआ? n बराबर c बटा v। ये फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपका प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। हमने आपको जब प्रकाश का परावर्तन बताया था तो आपको बताया था वहां पे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या है। फिर भी इसमें दिया है तो हम लोग फिर भी इसका क्या कर लेंगे? एक बार जिक्र कर लेंगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट है एक तरीके का।
यहाँ पे आप जब किताब में इसको पढ़ोगे तो आपके किताब में दिया है एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप एक कांच का स्लैब ले लीजिए या कांच का एक गुटका ले लीजिए, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए आपका P, Q, R और S, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे अभिलंब खींच लीजिए और प्रकाश की किरणों को ऐसे गुजारिए, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये है वायु, ये वाला जो माध्यम है ये क्या है आपका, वायु है। और वायु जो है कांच की अपेक्षा विरल माना जाता है। ये कौन सा माध्यम हो गया आपका, ये हो गया विरल माध्यम, ठीक है। और ये है आपका कांच, ये क्या है आपका, कांच जो है आपका सघन माध्यम, ठीक है। ये क्या है आपका सघन। तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती है तो अभिलंब की तरफ क्या करती है, झुक जाती है। तो अभिलंब की तरफ यहाँ पे ये क्या होगा, ऐसे झुकेगा। चूंकि देखिए ये कांच है और ये कांच है तो इसमें प्रकाश की किरण रुकेगी नहीं, प्रकाश की किरण आगे बढ़ेगी। तो जब प्रकाश की किरण ये आगे बढ़ी तो इस तरीके से बढ़ने के पश्चात जब ये किरण कांच से निकलकर वायु में पुनः गई तो ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर हो गई। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण वायु से कहाँ आई थी, कांच में। अब कांच से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो पहले तो विरल से सघन में आई थी तो अभिलंब की तरफ झुक गई थी, लेकिन अब सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो अभिलंब से क्या करेगा, दूर हटेगा। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे ये आपतन कोण आई है और यहाँ पे कोण जो बनेगा ये अपवर्तन कोण आर है, ठीक है। और ये भी अपवर्तन कोण आपका आर होगा और ये होगा आपका आई। अब समझते हैं ये कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे जो आर है ये आर किसके बराबर हो गया, इस आर के बराबर। कैसे हो गया, तो देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए ये है वायु पहला माध्यम, ये है आपका कांच जो कि दूसरा माध्यम है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष आपका कांच का अपवर्तनांक तो क्या हो जाएगा आपका साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तो साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आपका वायु के सापेक्ष यानी ए एन और आपको कांच को बोलते हैं ग्लास, तो ए एन जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर पहला है। कैसे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, एक घटना घटित हो गई। अब चलते हैं आगे। अब होता क्या है इसमें, देखिए अब होगा क्या कि यहाँ पर आप देखिए प्रकाश की किरण अब रुकेगी नहीं। प्रकाश किरण रुकेगी नहीं तो कांच से कहाँ जाएगी, अब वायु में जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी मतलब सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। तो हम लोग निकालेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे आप कांच के सापेक्ष यानी GNA निकालेंगे। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो साइन जो आई है, अब आपका ये जो आर है ये आपतन कोण होगा और ये जो आई है ये होगा अपवर्तन कोण। क्योंकि प्रकाश किरण अब सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आर बटा के साइन आई, यानी यहाँ पे आप लिखोगे साइन आर बटा के साइन आई, ठीक है। इसे मानोगे समीकरण नंबर 2। अब आप लिखोगे समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा कराने पर, यानी समीकरण 1 गुणे क्या कर दोगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 क्या था, यहाँ पे था ANG, फिर गुणा करा दिए आप GNA में, और यहाँ पर पहले था आपका ANG साइन आई बटा के साइन आर, फिर आपने गुणा करवा दिया GNA करके, तो साइन आर बटा के क्या हो गया, साइन आई हो गया। यहाँ पे आई, अब देखिए साइन आई से साइन आई खत्म, आर से आर खत्म, तो यहाँ पे हो गया ANG गुणे GNA बराबर 1 आ गया। यानी यदि हम ANG निकालें तो ये हो जाएगा 1 बटा GNA। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि जो आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा वो व्युत्क्रम होगा कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक की। यानी इसमें अगर आप चित्र को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें बस यही कह रहा है कि यदि आप प्रकाश की किरण को आपका पहले वायु से कांच में गुजारोगे, फिर कांच से यदि वायु में जाएगा तो यह उसी एंगल से वापस निकलेगा जिस एंगल से यह आया था, ठीक है। यानी जिस एंगल से यहाँ आया था उसी एंगल से क्या करेगा, ये वापस निकलेगा। और यदि आप इसका रिवर्स करते हो, यानी अब प्रकाश की किरणों के यहाँ से न भेजकर
वापस इस तरीके से भेजते हो तो यह अपने मार्ग पर वैसे ही जाएगा जैसे यह आया था। ठीक है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। वही हमने यहाँ पे लिखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे कैसे व्युत्क्रम होता है हमने आपको सिद्ध करके बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यहीं तक था। आपका जो अपवर्तन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी अपवर्तन नामक जो टॉपिक था आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों तक शेयर करते हो तो उनको भी पता चलता है कि इस चैनल पर आपका यूपी बोर्ड 2025 के लिए निरंतर क्लासेस चलती रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।